हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज का आपका टॉपिक है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक आपको बी फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग और अदर मेडिकल फील्ड में पूछा जाता है और हर फील्ड में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो आप सिलेबस देख रहे हैं वो सिलेबस बी फार्मेसी वालों का है। बी फार्मेसी में मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 5th है, ये 4th सेमेस्टर की। तो बी फार्मेसी वालों के लिए ये टॉपिक जैकपॉट है क्योंकि इससे मेजर क्वेश्चन तो बनता ही है, साथ ही साथ ये 4th सेमेस्टर का टॉपिक है। जब आप आगे जाके 5th सेमेस्टर में आएंगे तो वहां पर ये टॉपिक आपको डबल पढ़ना है और वहां पर भी इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। जब आप 5th सेमेस्टर की कोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर यूनिट नंबर 3 में यही सेम टॉपिक आपको NSAID नाम से पूछा गया है। मैं आपको बता देता हूं, पेज नंबर 128 है आपके PCI के सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहां पर आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 3 में ये सेम टॉपिक आपको पूछा है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। तो ये रहा एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। तो सेम टॉपिक है और यहां से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो फार्मेसी वालों के लिए जैकपॉट है और नर्सिंग वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, इसी लेक्चर में याद करवा दूंगा, सालों साल नहीं भूलोगे, चाहे फिर कभी भी कोई भी आपसे पूछ ले कि एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट क्या होते हैं। बट यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे बताना पड़ेगा, वो देखो यहां पर मैं आपको समझाता हूं एक्स्ट्रा क्या है। यहां पर मैं आपको साथ ही साथ मेफेनेमिक एसिड की सिंथेसिस और आइबुप्रोफेन की सिंथेसिस बताऊंगा। तो मैं आपको लेक्चर में बता दूंगा कि एंटी इन्फ्लामेटरी आपको कहां तक देखना है, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। फिर जो 4th सेमेस्टर में है, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बी फार्मेसी कर रहे हैं, उनको ये दोनों भी कंटिन्यू करना है। आइबुप्रोफेन और मेफेनेमिक एसिड की जब मैं सिंथेसिस बताऊंगा तो उन्हें तो पढ़ना है जो 4th सेमेस्टर में मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पर जो 5th सेमेस्टर में कोलॉजी पढ़ने ये टॉपिक आए हैं तो आपको मैं बता दूंगा कहां पर आपको खत्म करना है ये लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहे आप फार्मेसी फील्ड से हैं, नर्सिंग फील्ड से हैं या अदर मेडिकल फील्ड से हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 5th सेमेस्टर तक के। और जो भी आगे के लेक्चर है हम वो मेंशन करेंगे बहुत जल्द। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और टेलीग्राम के पिन मैसेज में आपको सारे नोट्स यूनिट वाइज मेंशन किए हैं मैंने, तो एक सिंगल क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिससे फिर भी प्रॉब्लम आती है आप चेक कीजिए वीडियो हाउ टू डाउनलोड नोट्स। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो टॉपिक को नाम से समझते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है एंटी इन्फ्लामेटरी। तो एंटी का मतलब तो होता है अपोजिट, अपोज करने वाला, रोकने वाला। और इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब ऐसे एजेंट जो कि इन्फ्लामेशन को ना होने दे, इन्फ्लामेशन को रोके। ऐसे एजेंट जो इन्फ्लामेशन को रोके, इन्फ्लामेशन को ना होने दे, उन्हें हम कहेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी। नाम से पता लग रहा, एंटी का मतलब अपोजिट, लड़ने वाला। किससे लड़ने वाला? इन्फ्लामेशन से लड़ने वाला। तो इन्फ्लामेशन को नहीं होने देगा, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट उन्हें हम कहते हैं जो कि इन्फ्लामेशन को रोकते हैं। अब सबसे पहली बात, इन्फ्लामेशन होता क्या है और हम इन्फ्लामेशन को क्यों रोक रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इन्फ्लामेशन समझते हैं कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, फिर हमें पता लगेगा कि हमें एंटी इन्फ्लामेटरी क्यों देना पड़ रहा है, हमें इन्फ्लामेशन को क्यों रोकना पड़ रहा है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी को अफेक्ट करने आया है। यहां पर आप खड़े हैं और ये आपका मैंने ऑर्गन बना रखा है, ठीक है। तो जो फॉरेन पार्टिकल, तो यहाँ पर जो फॉरेन पार्टिकल है वो आपकी बॉडी में आके आपके ऑर्गन को डैमेज कर रहा है। पर ह्यूमन बॉडी में क्या होती है? WBC, इम्यून सेल जिन्हें हम कहते हैं। तो इम्यून सेल ये सब नहीं देख पाएगी। हमारी बॉडी में ऐसे कैसे कौन आ जाएगा? इम्यून सेल क्या है? हमारी बॉडी की पुलिस है। तो इम्यून सेल जाके उससे लड़ने जाएगी। किससे? फॉरेन पार्टिकल से। तो होता क्या है कि जब फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में आता है, हमारे ऑर्गन को खराब करता है, तो उसी टाइम
इम्यून सेल जैसे कि WBC आके यहाँ पर इस फॉरेन पार्टिकल से लड़ने लगती है। तो जब इम्यून सेल और फॉरेन पार्टिकल आपस में लड़ेंगे, इम्यून सेल हमारी बॉडी की इम्यून सेल और फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया, वायरस जो भी हमें नुकसान पहुंचाने आते हैं उन्हें हम कहते हैं पैथोजन। आप क्या कह सकते हैं? पैथोजन। तो पैथोजन बोल लो, फॉरेन पार्टिकल बोल लो, बैक्टीरिया, वायरस बोल लो, जब कभी हमारी बॉडी में वो आते हैं तो इम्यून सेल जाकर उन्हें रोकने का काम करती है। और इसी टाइम पर इन्फ्लामेशन होता है, जब हमारी इम्यून सेल उस फॉरेन पार्टिकल को रोकने में जो यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से युद्ध होता है, लड़ाई होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, प्रोसेस इन विच बॉडी WBC हमारी जो इम्यून सेल है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन पार्टिकल से लड़ रही है। तो जब भी इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, हमारी इम्यून सेल और हमारे फॉरेन पार्टिकल के बीच में लड़ाई होती है, तो उसे हम कहेंगे इन्फ्लामेशन हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला है कि इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है, क्योंकि हमारी इम्यून सेल फॉरेन पार्टिकल को रोक रही है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, जब हमारी इम्यून सेल फॉरेन पार्टिकल को रोक रही है तो ये तो अच्छी बात है, इन्फ्लामेशन होना तो अच्छी बात है, तो फिर हम एंटी इन्फ्लामेटरी क्यों लेते हैं? जबकि इन्फ्लामेशन होना तो अच्छी बात है, हमारी इम्यून सेल जाकर फॉरेन पार्टिकल को रोक रही है, तो ये तो बहुत बढ़िया है, हमें तो तारीफ करनी चाहिए इम्यून सेल की, फिर हम एंटी इन्फ्लामेटरी क्यों दे रहे हैं? तो देखो, तारीफ तो करनी चाहिए, फॉरेन पार्टिकल को रोक भी रहा है हमारा इम्यून सेल, पर रोकने के दौरान जो इन्फ्लामेशन होता है ना, हम जिस प्रोसेस को इन्फ्लामेशन कहते हैं, उस इन्फ्लामेशन के दौरान आपको सूजन आती है, रेडनेस होता है, बुखार आता है, दर्द होता है, और इन सब सिम्टम्स को कम करने के लिए हमें एंटी इन्फ्लामेटरी चाहिए। ध्यान से समझना कि जब इम्यून सेल जैसे WBC फॉरेन पार्टिकल से लड़ती है, फॉरेन पार्टिकल और इम्यून सेल, जब इम्यून सेल फॉरेन पार्टिकल से लड़ती है तो इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन होने के दौरान हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं? हमें दर्द होता है, हमें फीवर आ जाता है, बुखार आ जाती है, स्वेलिंग, सूजन आ जाती है। तो ह्यूमन बॉडी में ये सब चीजें आएगी, स्वेलिंग, फीवर, पेन, एलर्जिक वगैरह, एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो इसे हमें कम करना होता है। तो जो इन्फ्लामेशन के सिम्टम है ना, जैसे कि एलर्जी आना, पेन होना, फीवर होना, इन सब सिम्टम को कम करने के लिए, इन सब सिम्टम को कम करने के लिए हम एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स लेते हैं। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि इन्फ्लामेशन क्या होता है। जब फॉरेन पार्टिकल की रिएक्शन हमारे इम्यून सेल से होती है, दोनों में लड़ाई होती है, तो उस दौरान इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन होने के दौरान हमारी बॉडी में कई तरह के चेंजेस आते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में स्वेलिंग, फीवर और पेन होता है। और अगर किसी पेशेंट को फीवर वगैरह आ रहा है तो हम उसे देते हैं NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो इससे क्या होगा, ये सिम्टम्स जो आ रहे थे ना, ये सब कम होते जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे, ये सिम्टम हटते जाएंगे, स्वेलिंग हट जाएगी, रेडनेस, फीवर, पेन, ये सब हट जाएगा। इसीलिए हमें देना पड़ता है एंटी इन्फ्लामेटरी। तो एंटी इन्फ्लामेटरी क्यों देते हैं? जबकि इन्फ्लामेशन तो अच्छी बात है। तो इन्फ्लामेशन अच्छी बात है क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि फॉरेन पार्टिकल से हमारी इम्यून सेल लड़ने आती है, WBC लड़ने आती है, पर इसी लड़ाई के दौरान क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, फीवर आ जाता है, पेन आ जाता है। तो ये जो सिम्टम है कब आ रहा है? जब इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से ये सारे सिम्टम आ रहे हैं। तो हम एंटी इन्फ्लामेटरी इसलिए देते हैं ताकि ये सारे सिम्टम हट जाए, क्योंकि अगर हमें पेन और फीवर रहेगा तो फिर अच्छी बात थोड़ी ना हमारे लिए। तो इसीलिए हमें एंटी इन्फ्लामेटरी देना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर सारी थ्योरी आप पढ़ लो। एंटी का मतलब अपोजिट, इन्फ्लामेटरी का मतलब इन्फ्लामेशन। क्या होता है इन्फ्लामेशन में? स्वेलिंग, एलर्जिक रेस्पॉन्स एंड रेडनेस एंड फीवर एंड पेन। उसके बाद लिखा है दीज आर दोज एजेंट विच आर यूज टू ट्रीट इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स सच एज पेन एंड फीवर। जैसा कि मैंने आपको कहा, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि पेन और फीवर को सही करते हैं। जो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होते हैं वो होते हैं NSAID, जैसा कि मैंने आपको कहा, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। अब ये नॉन स्टीरोइडल ही क्यों होता है, स्टीरोइडल क्यों नहीं होता, आगे हम जानेंगे कि ये नॉन स्टीरोइडल ही क्यों होता है। ठीक है, तो जो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, अगर मैं पूरा लिखूं तो ऐसा लिखते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, शॉर्ट्स में बोलते हैं निशेड्स, NSAID। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि इन्फ्लामेशन क्या होता है और इन्फ्लामेशन की वजह से सिम्टम्स आते हैं। उन सिम्टम्स को कम करने के लिए हम एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं, जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, या फिर आप बोल लो एजेंट्स। और इन्फ्लामेशन हमें समझ में आ गया।
अभी तो ये तो हमने देखा कि इन्फ्लामेशन कब होता है। हमने बोला कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी पैथोजन या कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में जब अटैक करता है तो हमारी इम्यून सेल जैसे WBC उससे लड़ाई करती है फॉरेन पार्टिकल से, और इनकी लड़ाई होने की वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। पर इन्फ्लामेशन कैसे हो रहा है, हमारी बॉडी में ऐसा क्या रिलीज होता है जिससे इन्फ्लामेशन होता है? हमें ये तो पता है दोनों लड़ते हैं, पर लड़ने से क्या रिलीज होता है, क्या क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, तब जाके पेन और फीवर होता है, वो हमें देखना है। क्योंकि पहले हम पता करेंगे क्या चेंजेस आ रहे हैं, तभी तो हम उसे रोक पाएंगे। हमें रोकना है इन्फ्लामेशन को, तो सबसे पहले हमें देखना है इन्फ्लामेशन को कि इन्फ्लामेशन होता क्या है। जब देखेंगे तब समझेंगे और तभी रोक पाएंगे। तो देखो क्या होता है इन्फ्लामेशन में। जैसे हमारी सेल है, सेल के ऊपर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। हाईली थिन और डेलिकेट सेल मेम्ब्रेन होती है, थिन होती है। किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड की बनी होती है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड की बनी होती है। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है जो कि फोस्फोलिपिड की बनी हुई है, ठीक है। अब इस सेल मेम्ब्रेन में इंजरी हो गई, बैक्टीरिया वायरस की वजह से क्या हो गई, इस सेल मेम्ब्रेन में इंजरी हो गई, यहाँ पर थोड़ी सी डैमेज आ गई। डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन फोस्फोलाइपेज A2 रिलीज करती है। जब भी हमारी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है वहां से रिलीज होता है फोस्फोलाइपेज A2, ठीक है। ड्यूरिंग इंजरी इट रिलीज फोस्फोलाइपेज A2। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है फोस्फोलिपिड की बनी है, इंजरी के दौरान वो क्या रिलीज करती है, फोस्फोलाइपेज A2 रिलीज करती है। और जैसे ही ये फोस्फोलाइपेज A2 रिलीज होता है, ये जाकर बाकी की सेल मेम्ब्रेन को भी हाइड्रोलाइज कर देता है। तो ध्यान रखना कि अगर हमारी सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी डैमेज हुई तो रिलीज होता है फोस्फोलाइपेज A2, और जैसे ही फोस्फोलाइपेज A2 रिलीज होता है, ये फोस्फोलाइपेज A2 बची हुई सेल मेम्ब्रेन को भी हाइड्रोलाइज कर देता है, ठीक है। और फाइनली बनाता है एरेकिनोइडिक एसिड। यहां पर आपको दे रखा है एरेकिडोनिक एसिड। ये जो एरेकिडोनिक एसिड बनता है ये फाइनली कन्वर्ट होता है कोक्स और लोक्स में। कोक्स का मतलब होता है साइक्लो ऑक्सीजनेस और लोक्स का मतलब होता है लिपो ऑक्सीजनेस। तो सबसे पहले क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन में थोड़ी सी डैमेज आई बैक्टीरिया वायरस की वजह से, और जैसे इसमें डैमेज आया यहाँ पर रिलीज हुआ फोस्फोलाइपेज A2। जैसे ही फोस्फोलाइपेज A2 रिलीज हुआ, ये वापस गया सेल मेम्ब्रेन के पास और उसे पूरी तरह से हाइड्रोलाइज कर दिया। और जैसे ही हाइड्रोलाइज हुआ फाइनली फॉर्म हुआ आपका एरिकिडोनिक एसिड, और एरिकिडोनिक एसिड फर्दर कन्वर्ट हो जाता है कोक्स और लोक्स में। कोक्स का मतलब होता है साइक्लो ऑक्सीजनेस और लोक्स का मतलब होता है लिपो ऑक्सीजनेस। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कोक्स का मतलब साइक्लो ऑक्सीजनेस और लोक्स का मतलब लिपो ऑक्सीजनेस, ठीक है। इसे रफ कर देते हैं फिर आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि एरेकिनोइडिक एसिड बन रहा है, उसके बाद कोक्स लोक्स बन रहे हैं। अब देखो आगे क्या होगा, यहाँ पर मैंने मतलब लिख दिया। कोक्स का मतलब होता है साइक्लो ऑक्सीजनेस, लोक्स का मतलब होता है लिपो ऑक्सीजनेस। जो लिपो ऑक्सीजनेस होता है वो फाइनली ल्यूकोट्रिन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, ल्यूकोट्रिन में। और ल्यूकोट्रिन की वजह से भी इन्फ्लामेशन होता है। आगे देखेंगे कोक्स की कहानी। अभी देखो जो लोक्स है ना, वो लोक्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, ल्यूकोट्रिन में। लोक्स का मतलब क्या होता है, लिपो ऑक्सीजनेस, और यहाँ पे 5 लगाया हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर में। तो 5 लिपो ऑक्सीजनेस। तो ये जो 5 लिपो ऑक्सीजनेस है ये ल्यूकोट्रिन में कन्वर्ट होता है, और ल्यूकोट्रिन की वजह से भी इन्फ्लामेशन होता है। अब आगे बात करते हैं कोक्स की, साइक्लो ऑक्सीजनेस की। ये कोक्स कोक्स 1 और कोक्स 2 में कन्वर्ट होता है। ध्यान रखना ये जो साइक्लो ऑक्सीजनेस है, ये कोक्स जो है ये कोक्स 1 और कोक्स 2 में कन्वर्ट होता है। ये कोक्स 1 आगे जाके प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है, थ्रोम्बोक्सेन रिलीज करता है। और जो कोक्स 2 है वो आगे जाके PGS और PGI2 बनाता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ही फॉर्म होते हैं, PGS एंड PGI2। तो हमने देखा जो कोक्स था वो फर्दर डिवाइड हुआ कोक्स 1 कोक्स 2 में। जो आपका कोक्स 2 था, ये कोक्स 2 फर्दर डिवाइड होता है PGS प्रोस्टाग्लैंडिन और PGI2, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के ही फॉर्म्स होते हैं, उनमें कन्वर्ट होता है। और कोक्स 1 जो होता है वो फर्दर कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सेन में, ठीक है। तो कोक्स की कहानी को समझ में आ गई। कोक्स जो है कोक्स 1 कोक्स 2 जो है PGS PGI2, और कोक्स 1 जो है प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सेन। यहाँ तक की सारी कहानी आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब इनके फंक्शन लिखे हुए हैं कि जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन बॉडी में रिलीज होता है तो हमारे प्रोटेक्टिव म्यूकस का सिक्रीशन होता है और गैस्ट्रिक एसिड का रेगुलेशन होता है।
तो हमारे स्टमक में जो प्रोटेक्टिव म्यूकस है उसका सिक्रीशन होता है और गैस्ट्रिक एसिड का रेगुलेशन करता है कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन। यहाँ पर थ्रोम्बोक्सेन की भी फंक्शन लिखे हैं कि जो वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है थ्रोम्बोक्सेन की वजह से। अगर वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और प्लेटलेट जो है एक्टिवेट और एग्रीगेट हो जाती है। प्लेटलेट जो है एक्टिवेट हो जाती है और आपस में गुच्छा बना लेती है, एग्रीगेशन हो जाता है जब थ्रोम्बोक्सेन रिलीज होता है। और ये सब रिलीज कब होंगे? जब इन्फ्लामेशन होगा, क्योंकि आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन में डैमेज हुआ, डैमेज होने की वजह से फॉस्फोलाइपेज A2 जो है रिलीज हुआ और जैसे ये रिलीज हुआ ये बाकी की सेल मेम्ब्रेन को हाइड्रोलाइज कर देगा और उसके बाद एरिकिडोनिक एसिड बनेगा, उसके बाद कॉक्स लॉक्स बनेंगे, कॉक्स की वजह से कॉक्स 1 कॉक्स 2 बनेगा, लॉक्स की वजह से ल्यूकोट्रिन बनेगा और जो कॉक्स 1 कॉक्स 2 है वो फर्दर PGS PGI2 प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सेन बनाएंगे। और प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे ही रिलीज हो रहा है, रिलीज क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है और जैसे ही रिलीज हो रहा है वहां पर प्रोटेक्टिव गैस्ट्रिक म्यूकस का ये सिक्रीशन करेगा और गैस्ट्रिक एसिड का रेगुलेशन करेगा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा थ्रोम्बोक्सेन और प्रोस्टासाइक्लिन बिल्कुल उल्टा काम करते हैं, तो यहाँ पर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन है तो यहाँ पर वेसोडाइलेशन बोल दिया मैंने, और यहाँ पर प्लेटलेट का एक्टिवेशन है तो यहाँ पर डीएक्टिवेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहा है ना, इसकी वजह से पेन और फीवर आता है। तो यहाँ पर इन सबके फंक्शन दे रखे हैं, आपको याद हो गए, काफी इजी है। थ्रोम्बोक्सेन में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन है, प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन है, तो PGI2 में जस्ट उसका उल्टा है। और प्रोस्टाग्लैंडिन का जो है मैंने आपको बता दिया कि प्रोटेक्टिव म्यूकस सिक्रेट करता है एंड रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। साथ ही साथ PGS जो है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये इंड्यूस करता है पेन एंड फीवर। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है जहां पर इन्फ्लामेशन होता है। अब हमें इस इन्फ्लामेशन को रोकना है, तो हम कैसे रोक सकते हैं? हमें कहीं ना कहीं इस चेन को रोकना है। जैसे ये चेन चल रही है ना, कोक्स लोक्स चल रहा, फिर कोक्स 1 कोक्स 2 चल रहा, फिर कोक्स 1 कोक्स 2 से आगे ये बन रहा है इतना सारा, तो इस चेन को रोकना है और इस चेन को मेन जगह से रोक देते हैं। यहां से रोकते हैं। देखो ये जो एरिकिडोनिक एसिड बन रहा है, उसके बाद ये जो कोक्स लोक्स बन रहा है ना, इसी से तो आगे फर्दर ये सब बन रहा है, कोक्स 1 कोक्स 2 और फिर इन्फ्लामेशन वगैरह हो रहा है। तो हम यहीं पे रोक देंगे। ठीक है, इन्फ्लामेशन नहीं होने देना हमें, हम यहीं पर रोक देंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको साइन दिखा रखा है कि मैंने दे दिया NSAID, और जब पेशेंट को मैं NSAID दे दूंगा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे दूंगा, तो वो कोक्स को जाके रोक देगा। और जब कोक्स ही नहीं बनेगा तो आगे कोक्स 1 कोक्स 2 नहीं बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सेन PGS PGI2 कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि साइकिल ही रोक दी। तो NSAID कैसे काम करता है? कोक्स को ही इनिबिट कर देगा, और अगर कोक्स ही नहीं बनेगा तो आगे कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि कोक्स को रोक देते हैं NSAID। अभी मैंने आपको बोला कि पेन होता है, फीवर आता है, पर ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर इन्फ्लामेशन होने पर पेन और फीवर आता है? तो मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे आर्थराइटिस। ठीक है, आर्थराइटिस में क्या होता है? जॉइंट में पेन और इन्फ्लामेशन हो जाता है। और भी है गाउट वगैरह, जहां पर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो आर्थराइटिस हो गया, गाउट हो गया, इन सब में क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन की वजह से काफी ज्यादा पेन, फीवर और रेडनेस वगैरह आती है। तो इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी हम देते हैं। और एंटी इन्फ्लामेटरी कैसे काम करते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये जो है कोक्स को रोक देंगे। और अगर कोक्स ही रुक जाएगा तो ना बनेगा कोक्स 1, ना बनेगा कोक्स 2, ना बनेगा प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सेन, PGIS PG2, कुछ भी नहीं बनने वाला। और अगर कुछ भी नहीं बनेगा तो फिर फायदा ही फायदा हमें, पर एक नुकसान भी है। देखो यहां पर मैंने बोला कि प्रोटेक्टिव गैस्ट्रिक म्यूकस सिक्रेट होता है, तो अगर हमारे स्टमक में म्यूकस का सिक्रीशन रुक जाएगा तो HCl से हमारा स्टमक डैमेज हो सकता है। पर ये एक्सट्रीम कंडीशन पे होगा, नॉर्मली तो कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मली तो हमें फायदा ही है, इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स को कम ही कर रहा है ये। ठीक है, तो आई होप आपको इन्फ्लामेशन तो क्लियर हुआ होगा। अभी देखो इसका एंटी इन्फ्लामेटरी जो है ये नॉन स्टीरोइडली क्यों है? ठीक है, गाउट में, आर्थराइटिस में हम नॉन स्टीरोइडली क्यों देते हैं? क्योंकि जो स्टेरॉइडल होता है ना, वो ओपिएट ड्रग होता है, और ओपिएट का मतलब होता है जो कि हमारे CNS को डिप्रेस कर दे। आपको पता है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बहुत कुछ कंट्रोल करता है, और हम उसे डिप्रेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो स्टेरॉइडल्स होते हैं ना, वो CNS को डिप्रेस कर देते हैं। ठीक है, मैं इतना तो क्लियर हो गया कि जो स्टेरॉइडल्स है ये CNS को डिप्रेस करते हैं, और अगर CNS को डिप्रेस करते हैं तो इन्हें नॉर्मल कंडीशन में तो हम देंगे नहीं, इसे हम देंगे सीवियर टाइप ऑफ पेन में, बहुत ज्यादा दर्द होता है तब हम इसे देते हैं। ठीक है,
जैसे कि मान लीजिए आपका एक हाथ मैंने काट दिया, ठीक, तो उस टाइम मुझे क्या देना पड़ेगा, उस टाइम मुझे देना पड़ेगा स्टेरॉइडल वाली प्रिपरेशंस, ऑपिड्स वाली प्रिपरेशन। पर दिक्कत है कि इसके साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा है, होंगे ही सही, क्योंकि ये पूरे सीएनएस को ही डिप्रेस कर देता है। तो एक मूवी में देखा होगा आपने, जॉम्बीज की मूवी है वर्ल्ड वॉर जेड, काफी अच्छी मूवी है। वहां पर क्या होता है कि जॉम्बी के काटने की वजह से उसका हाथ उसी टाइम काटना पड़ता है, ठीक है, वरना वो भी जॉम्बी बन जाएगा। तो जब सडनली उसका हाथ काटेंगे तो उस टाइम उसको क्या देंगे, हम देंगे स्टीरोइडल ड्रग्स, ठीक है, क्योंकि उसके सीएनएस को हम डिप्रेस कर देंगे ताकि उसे सेंसेशन ही ना जाए, उसे पता ही नहीं लगे कि उसका हाथ कटा है, उसको दर्द का एहसास ही ना हो। तो अगर इतना खतरनाक काम हम कर रहे हैं तो इसका साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा। आपने नाम सुना होगा मॉर्फिन, कॉर्डिन, तो ये सब देते हैं हम जब ऐसा केस होता है, जब बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, ठीक है। मॉर्फिन वगैरह आर्मी वालों के पास रहती है। नाउ सेकंड इज नॉन स्टेरॉइडल। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्यों बोलते हैं। क्योंकि नॉन स्टेरॉइडल का मतलब होता है कि इसे हम कम पेन में दे सकते हैं। जो आपका आर्थराइटिस का, गाउट का पेन होता है वो इसके कंपेयर में तो बहुत कम होता है। तो उस कंडीशन में, लेस पेन की कंडीशन में हम इसे दे सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बोला जो मॉर्फिन वाला होता है वो तो आपको सीएनएस को डिप्रेस करता है, बट ये जो नॉन स्टेरॉइडल है ना, ये पेरिफेरल पे एक्ट करेगा। तो ये बात ध्यान रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन स्टेरॉइडल वाली प्रिपरेशंस होती है वो पेरिफेरल पे एक्ट करती है, वो आपके सीएनएस को डिप्रेस नहीं करती, ठीक है, पर पेन सहने की थ्रेशोल्ड बढ़ा देती है, दर्द सहने की थ्रेशोल्ड बढ़ा देती है। मतलब पहले आपको ऐसा मानो इस एग्जांपल से कि पहले आपको रोज हाथ पर स्केल पढ़ते थे स्कूल में, ठीक है, फिर आपको आदत हो गई, अब आपको दर्द ही नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, दर्द सहने की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं नॉन स्टेरॉइडल। तो हमें दर्द होता है तो भी हमें पता नहीं लगता, हमारे लिए वो नॉर्मल हो जाता है। तो हमने क्या क्या सीखा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी में, कि जो नॉन स्टेरॉइडल होता है उसे हम नॉन ओपिड कहते हैं, जो कि कम पेन में हम देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, हमारे सेंट्रल पे एक्ट नहीं करता, और सेंट्रल पे एक्ट नहीं करता तो इसको डिप्रेस भी नहीं करता। ये कहाँ पर एक्ट करता है, पेरिफेरल पे एक्ट करता है, और एक्ट करने के बाद ये हमारे दर्द सहने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, पेन के थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है, मतलब दर्द सहने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, ये सब क्या है, पेन किलर है, और पेन किलर क्या होता है, दर्द सहने की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। ठीक है सर, हमें इन्फ्लामेशन समझ में आ गया, एंटी इन्फ्लामेटरी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि एंटी इन्फ्लामेटरी को हम नॉन स्टेरॉइडल क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉन स्टेरॉइडल वाला केस ही हम जनरली प्रीफर करते हैं। ये तो आर्मी वाला सीन हो गया, स्टेरॉइडल वाला तो आर्मी वगैरह। अब देखो क्लासिफिकेशन दे रखा है आपको एनएसएआईडी का, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है उसका आपको क्लासिफिकेशन दे रखा है, और ये क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको एज इट इज याद रखना है। देखो हम क्या करते हैं, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है वो काम कैसे करता था कि वो कोक्स को जाके रोक देता था। यहाँ पर आपने देखा ये जो निशेड्स थे ये आपके कोक्स की फॉर्मेशन को रोक देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कई तरह के क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, जैसे नॉन सिलेक्टिव, कोक्स को रोकने वाले इनिबिटर होते हैं कुछ। जैसे आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है, सैलिसाइलेट में एस्पिरिन आता है, और फेनमेट में मेफेनेमिक एसिड आता है, एनोलिक एसिड डेरिवेटिव में पिरिक्सोकेम आता है, ठीक है। एसिडिक एसिड डेरिवेटिव में कीटोलेक और इंडोमेथासिन आता है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में कीटोप्रोफेन और आइबुप्रोफेन आता है। यहाँ पर लिख लीजिए आप आइबुप्रोफेन। ये सारे क्लासिफिकेशन आपको याद रखने हैं, सेलिसाइलेट में एस्पिरिन, फेनेमेट में मेफेनेमिक एसिड, एनोलिक एसिड में पिरोक्सिकेम, एसिडिक एसिड डेरिवेटिव में कीटोलेक इंडोमेथासिन, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोफेन और कीटोप्रोफेन। ये सारे आपको याद रखने हैं। फिर आपको कुछ एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, जैसे कोक्स 2 के इनिबिटर भी होते हैं, डाइक्लोफिनेक, एक्लोफिनेक, ये तो आपने सुना भी होगा। फिर कोक्स 2 के कुछ सिलेक्टिव इनिबिटर भी होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है पेराकोक्सिप, ठीक है। देन आपको यहाँ पर दे रखा है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द को कम करने वाला, एंटीपायरेटिक का मतलब होता है बुखार को कम करने वाला, और पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब यहाँ पर इन्फ्लामेशन का रोकेगा तो सही पर कमजोर तरीके से रोकेगा, कम ही इन्फ्लामेशन को रोक सकते हैं, जैसे कि आपकी पीसीएम, जो आप पैरासीटामोल लेते हैं
वो इन्फ्लामेशन को कम ही रोकती है, दर्द को कम करती है। देखो जो आप पीसीएम रहते हो ना, वो बुखार को कम करती है, मतलब एंटीपायरेटिक हो गई, दर्द को कम करती है, मतलब एनाल्जेसिक हो गई। ठीक है, साथ ही साथ इन्फ्लामेशन को भी कम करेगी, पर बहुत ही कम एक्शन होता है इसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये हो गया कि नॉन स्टेरॉइडल क्यों कहते हैं। ये हो गया आपका कि नॉर्मली मैकेनिज्म क्या होता है इन्फ्लामेशन का, ये पूरा बताना। उसके बाद फिर ये डबल बना के बताना, और फिर इस बार क्या कराना, अटैक करा देना NSAID का, कि नॉन स्टेरॉइडल वाला आके अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कॉक्स का फॉर्मेशन नहीं होता, और कॉक्स नहीं बनेगा तो लॉक्स, कॉक्स 1 कॉक्स 2 सब कुछ रुक जाएगा। ठीक है, ये है एंटी इन्फ्लामेटरी। अभी यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, एस्पिरिन का पूछ लेते हैं आपको कि एस्पिरिन किस तरह से काम करता है, एस्पिरिन कैसे एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो सीधा सा बोलो कि कॉक्स को रोकता है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी हो, कोई भी NSAID हो, वो क्या करेगा, कॉक्स को रोकेगा। कॉक्स रुकेगा तो कॉक्स 1 कॉक्स 2 नहीं बनेगा, और अगर कॉक्स 1 कॉक्स 2 नहीं बनेगा तो आगे जाके प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, PGS, PGI2 कुछ भी नहीं बनेगा, और उनके एक्शन भी नहीं आएंगे। तो सीधा सा आपको याद रखना है, कोई सी भी ड्रग आपसे पूछे, आपको सीधा बोलना है कि वो कॉक्स को इनिबिट कर देते हैं। तो जो एस्पिरिन है उसकी स्ट्रक्चर बना दी मैंने, और बोल दी कि ये कॉक्स को इनिबिट कर देते हैं, और अगर कॉक्स इनिबिट हो जाता है तो सारी प्रोसेस आपको बता देनी है कि अगर कॉक्स को आप रोक दोगे तो कॉक्स नहीं बनेगा, तो कॉक्स 1 कॉक्स 2 नहीं बनेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, PGIS, PGI2 कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, बस यहाँ तक के लिए लेक्चर है। जो नर्सिंग कर रहे हैं, जो बी फार्मेसी में 5th सेमेस्टर में कोलॉजी में देख रहे हैं, बस यहाँ तक के लिए उन्हें लेक्चर है। अब आगे चलेंगे बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5th, जहां पर उन्हें देखनी है 2 सिंथेसिस, एक है आइबुप्रोफेन और दूसरा है मेफेनेमिक एसिड। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जिसे भी नोट्स की रिक्वायरमेंट है वो टेलीग्राम से ज्वाइन होके टेलीग्राम के पिन मैसेज चेक कर ले, वहां पर आपको मिल जाएंगे। और फिर हम कंटिन्यू करेंगे बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, और बाकी के लिए बाय बाय। चलो स्टार्ट करते हैं मेफेनेमिक एसिड और आइबुप्रोफेन। मेफेनेमिक एसिड कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको लेना है 2-क्लोरोबेंजोइक एसिड। सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे क्लोरो है, और ये पूरी स्ट्रक्चर बेंजोइक एसिड है। देखो इस तरह से है ये। बेंजोइक एसिड की स्ट्रक्चर होती है बेंजीन के ऊपर COOH, और 2 पे क्लोरो है, तो 2-क्लोरोबेंजोइक एसिड। ठीक है, हम क्या बनाना सीख रहे हैं, हम बनाना सीख रहे हैं मेफेनेमिक एसिड। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने लिया 2-क्लोरोबेंजोइक एसिड। उसकी रिएक्शन हमने करा दी 2,3-ज़ाइलिडीन से। 2,3-ज़ाइलिडीन बनाना सीखो। सबसे पहले बेंजीन बनाओ, बेंजीन के बाद क्या करना, यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3 लगाकर इसके साथ में एक NH2 ग्रुप लगा देना, ये बन गया आपका 2,3-ज़ाइलिडीन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया 2-क्लोरोबेंजोइक एसिड, जो कि काफी सिंपल है। बेंजोइक एसिड बना के सेकंड पे क्लोरो ऐड कर दिया। 2,3-ज़ाइलिडीन, वो भी सिंपल है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर NH2। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो यहाँ से निकलेगा HCl। अब देखो HCl कहाँ से निकलेगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं NH2 और यहाँ पर आप देख रहे हैं Cl। यहाँ पर मैंने ले दिया Cl और NH2। अब NH2 में से अगर एक हाइड्रोजन गया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ NH रह जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन गया और एक Cl यहाँ से गया, तो ये निकल गया HCl। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाएगा, NH बन जाएगा, NH बच जाएगा। देखो आप, एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, एक Cl ये वाला हट गया, तो HCl निकल गया। और अगर यहाँ से हाइड्रोजन गया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन, मतलब NH रह जाएगा। तो आप अगले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन रह चुका है और क्लोरीन यहाँ से जा चुका है, और COOH का COOH मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया, जो यहाँ पर था एज इट इज मैंने वहां पर अटैच कर दिया। कुछ भी चेंज नहीं किया, बस HCl निकाला है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से Cl निकाल के जो भी स्ट्रक्चर थी एज इट इज मैंने यहाँ पर लगा दिया आपके सामने। ठीक है, तो ये है आपका मेफेनेमिक एसिड। बताओ क्या प्रॉब्लम थी, कुछ भी नहीं थी। 2-क्लोरोबेंजोइक एसिड लिया, उसके साथ मैंने 2,3-ज़ाइलिडीन लिया, और 2,3-ज़ाइलिडीन मैंने आपको बनाना सिखा दिया। HCl निकाला और पूरी स्ट्रक्चर जोड़ दी, ये देखो एज इट इज सब कुछ। ठीक है, इसे हम बोलेंगे मेफेनेमिक एसिड। अब आप सभी को पता है कि मेफेनेमिक एसिड जो है एक एंटी इन्फ्लामेटरी है, क्योंकि हमने सिलेबस में देखा कि एंटी इन्फ्लामेटरी में मेफेनेमिक एसिड आता है, तो हमें पता लग गया कि एंटी इन्फ्लामेटरी कौन है, मेफेनेमिक एसिड। तो सबसे पहले तो ये एक NSAID है, मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। अब ड्रग है कौन सी, एंटी इन्फ्लामेटरी वाली, तो इसका काम क्या होगा,
पेन को कम करना, फीवर को कम करना, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के सिम्टम यही सब थे ना, फीवर आ जाता था, पेन आ जाता था, स्वेलिंग हो जाती थी। तो मेफेनेमिक एसिड क्या करेगा, जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होते हैं ना, जो एमसी आती है फीमेल्स में, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो उसके दर्द को सही करेगा। साथ ही साथ प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेस को इनिबिट करेगा, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने नहीं देगा। और अगर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो इन्फ्लामेशन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन से इन्फ्लामेशन होता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था। आप यहाँ पे देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन बना था तभी तो इन्फ्लामेशन हुआ था। तो ये क्या करेगा, एंटी इन्फ्लामेटरी है तो इन्फ्लामेशन रुकेगा। तो आपको अगर यूजेस नहीं भी याद है तो आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो एक तो ये पेन को कम करेगा, एक ये फीवर को कम करेगा, एक ये स्वेलिंग को कम करेगा, साथ ही साथ ये इन्फ्लामेशन को कम करेगा। 4 यूजेस हो गए, काम हो गया आपका। ये हो गया आपका मेफेनेमिक एसिड। नेक्स्ट है आपका आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन को समझते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम आइबुप्रोफेन बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको बनानी है वेट। सबसे पहले आपको बनानी है एक बेंजीन। बेंजीन के साथ जोड़ना है कार्बन कार्बन, और अगर 2 कार्बन जोड़ रहे हैं तो इस कार्बन के साथ भी कार्बन कार्बन। देखो मैं बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले बनाओ बेंजीन, ठीक है। बेंजीन के साथ कार्बन कार्बन और फिर कार्बन कार्बन, इस तरह से बना दो। उसके बाद हाइड्रोजन लगाना, तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो ये कार्बन है और एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, तो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ये हो गए 4 बॉन्ड। इस तरह से वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है इनकी, ठीक है। सेटिस्फेक्शन तो जरूरी है ना, आपको भी चाहिए ना, तो वैसे कार्बन को भी चाहिए भाई। तो यहाँ पर ये बेंजीन बना दी मैंने, और यहाँ पर क्या लगाया, कार्बन कार्बन, और फिर इसके साथ कार्बन कार्बन, ठीक है। अब इसका कराया मैंने एसिटाइलेशन, और एसिटाइलेशन कराने के लिए CH3CO का होल ट्वाइस 2 और बाहर O। देखो कैसे लिखोगे, CH3CO का होल ट्वाइस 2 और बाहर O, इसे कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। और अगर एसिटाइल ग्रुप अटैच करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका हम करा रहे हैं एसिटाइलेशन, ठीक है। तो देखो COCH3, तो ये अटैच कर दिया मैंने COCH3। देखो यहां से COCH3, तो COCH3, और बाकी वो सेम है, कार्बन कार्बन उसके साथ कार्बन कार्बन। देखो ठीक है, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ एसिटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया, COCH3 को ऐड कर दिया। अब यहां से क्या करना है, HCN के साथ रिएक्शन करानी है। अब HCN के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा वो समझो, मैं याद करने के लिए बता रहा हूं कि ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन OH बना लेंगे, ठीक है। ये CH3 एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। और ये CN यहां पर आके जुड़ गया, तो कुछ भी नहीं हुआ। ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन यहां पर जो था ना, ये ऑक्सीजन सोच रहा है कि मैं हाइड्रोजन के साथ प्यार कर लूं और OH का घर बना लूं। तो इस कार्बन के साथ यहाँ पे जो ऑक्सीजन था इसने हाइड्रोजन से प्यार करके OH बना लिया। उसके बाद अब यहाँ पे CH3 अकेला रह गया, तो एज इट इज जुड़ गया। अभी भी कार्बन के पास जगह है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है 4। तो एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, तो CN यहाँ पर आके अटैच हो गया, ये जो CN बचा हुआ था, तो एज इट इज हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। देखो यहाँ पर एक बार और देख लो, ये OH, ये CN, ये CH3, तो CN भी आ गया, CH3 भी आ गया, OH भी आ गया, और पीछे का सेम है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होने के बाद आइबुप्रोफेन बन जाता है। तो इस तरह से आपको आइबुप्रोफेन बनाना होता है। सबसे पहले आपको लेनी होती है बेंजीन, कार्बन 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 कार्बन, एसिटाइलेशन, ग्रुप अटैच कर दो HCN, तो OH CN और CH3, OH CN और CH3। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कर दो, और जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करोगे, आइबुप्रोफेन की स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, ये सेम है, कार्बन 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 कार्बन, ये तो सब सेम है। अब इधर चेंजेस हुए हैं, देखो ये कार्बन की जगह ये कार्बन ही है, CH3 जो है नीचे आ गया, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और आपको क्या ऐड करना है, सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड करना है, और वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन ऐड करना है। ये आपको स्ट्रक्चर में याद रखना है, तो आपकी पूरी सिंथेसिस हो जाएगी, साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी हो जाएगी। तो ये था आइबुप्रोफेन। अब आइबुप्रोफेन के यूज सारे वही है, क्योंकि आइबुप्रोफेन भी क्या है, देखो सिलेबस में, आइबुप्रोफेन भी एक एंटी इन्फ्लामेटरी है, क्योंकि इसी के अंडर में आ रहा है। तो आइबुप्रोफेन की भी वही यूज है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, मतलब एनाल्जेसिक का मतलब पेन किलर, एंटीपायरेटिक का मतलब बुखार को कम करने वाला, ठीक है, एंटी फीवर, और साथ ही साथ एंटी इन्फ्लामेटरी है।
सूजन वगैरह को भी कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है आइबुप्रोफेन। ओके, तो आइबुप्रोफेन की जो सिंथेसिस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेफेनेमिक की भी। आइबुप्रोफेन की हालांकि ज़्यादा है। तो ये था आज का आपका टॉपिक फार्मेसी वालों। आई होप आपको मज़े आए होंगे पढ़ने में, समझ में आया होगा सब कुछ। अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम से मिलेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी और वीडियो के लिए अगर मेरी ही वीडियो आपको सबसे टॉप पे चाहिए तो सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।